हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं के गौरैया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी स्टार मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का वास्तविक संख्या का परिचय देने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को आज प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कृपया ध्यान से देखिएगा। इस सभी चीज़ों को समझने के बाद आप लोगों को आगे वास्तविक संख्या को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और पूरे संख्या पद्धति को आप समझ जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या का परिचय से पहले कि सबसे उसको जड़ से पहले हम जानेंगे कि इसका जड़ कहाँ तक गया हुआ है। तो जड़ जो है, शुरुआत इसका जो होता है वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। प्राकृतिक, इसमें प्राकृतिक संख्या इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक से लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम प्राकृतिक संख्या को जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या जो होता है उसे हम गिनती का नंबर भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को गिनती का भी नंबर बोलते हैं, जो एक से शुरू होता है। एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार, पाँच, छः, सात, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। नंबर कभी ख़त्म नहीं होते। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नंबर का कहीं भी अंत नहीं है। जिस तरह से ब्रह्मांड का कहीं अंत नहीं है, उसी तरह से नंबर्स के भी कहीं अंत नहीं होता है। ये नंबर बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि हम शुरू कहाँ से करें, ये डिसाइड हम कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का बात आता है तो हम उसको एक से शुरू करते हैं। वो क्या होगा, एक से शुरू होगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, इस तरह से ये चलता चला जाता है, ये अनंत तक चला जाता है। तो इसे लिख सकते हैं। अगर हम एक कह सकते हैं कि इसको किस तरह से परिभाषित करें, तो देखिए हम किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे। हम देखिए ध्यान से, वैसी संख्या पद्धति वैसी संख्या पद्धति जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे गिनती का भी नंबर बोला जाता है। इसे लिख सकते हैं, इसे गिनती का भी संख्या पद्धति बोला जाता है। चलिए, अब इसका उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण तो आपको दे ही दिए हम। उदाहरण क्या था, जो एक से शुरू होगा, जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, इसी तरह से ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, ये इन्फिनाइट का सिंबल है, जिसको अनंत भी बोलते हैं। तो ये जो है, इस तरह से लगातार ये नंबर्स चले जाते हैं, ये रुकता नहीं है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है, एक से शुरू होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। वैसी संख्या पद्धति जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे गिनती का भी संख्या बोला जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जो है इसके बाद का जो नंबर होता है उसे क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या पद्धति को बोलते हैं जो जीरो से शुरू होता है,
ये प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रहा था और वो जो होता है वो 0 से शुरू होता है। यानी अगर प्राकृतिक संख्या के आगे आप 0 लगा दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। अगर पूर्ण संख्या में से 0 आप हटा दें तो वो प्राकृतिक संख्या बन जाएगा। तो बात को समझिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको समझते हैं, इसको मिटाते हैं। अब चलिए, अब जो है पूर्ण संख्या को समझेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या ये जो होता है ये 0 से शुरू होता है। क्या होगा, ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, इसी तरह ये भी क्या होगा, ये अनंत तक चला जाएगा। इसका भी कोई अंत नहीं है। नंबर्स के कभी अंत नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये जो होगा बस अंतर क्या है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता था और पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं बात को। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, समझिए बात को। वैसी संख्या पद्धति जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हो। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए, इसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। वैसी संख्या पद्धति जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बात को समझिएगा, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर एक चीज़ इसको और डिफाइन कर सकते हैं कि अगर प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ये भी आप कल लिख सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण जो है क्या हो जाएगा, ये शून्य से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप इसको जितना दूर तक ले जा सकते हैं ले जाइए और इसका इन्फिनाइट का सिंबल दे दीजिएगा क्योंकि ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पूर्ण संख्या समझ में आ गया। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, बस ये अंतर है। तो एक चीज़ और यहाँ समझने की जो बात है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। कैसे, इस बात को समझेंगे। देखिए, ये जितने भी पूर्ण संख्या आपको दिख रहा है वो प्राकृतिक संख्या हो सकती है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, एक ही से नंबर शुरू होता है। तो 1 भी प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या है, 3, 4, 5, 6, 7, ये जितने भी नंबर क्या है प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या। लेकिन 0 क्या है, केवल पूर्ण संख्या है। ध्यान दीजिएगा, 0 क्या है, केवल एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं उसमें प्राकृतिक संख्या होता है, लेकिन जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं उसमें पूर्ण संख्या टोटल नहीं होता है। बाकी सब तो होता है, केवल 0 नहीं होता है। बात समझ में आया। तो चलिए अब आगे समझते हैं। अब आगे जो है पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक को समझने से पहले आप धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को समझिए। अब उसको पहले समझाते हैं। धनात्मक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक संख्या क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो भी पॉजिटिव नंबर होते हैं जिसमें प्लस का साइन आगे लगा होता है, जैसे 1, +2, +3, +4, +5, +6, ये जितने भी नंबर है क्या हैं,
ये पॉजिटिव नंबर है, यानी धनात्मक संख्या इसको बोलेंगे, ठीक है ना, जिसके आगे प्लस का लगा रहता है सिंबल। अगर मान के चलिए कि कोई भी सिंबल नहीं लगा रहा है तो वो भी प्लस माना जाता है। अगर मान के चलिए हम 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, तो अगर इसके आगे कोई सिंबल नहीं लगा हो प्लस या माइनस का, तो समझ जाइए कि वो संख्या जो है वो प्लस में है। बात समझ गए। अब चलिए इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। और जो माइनस का जो नंबर होता है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो ये सब जो नंबर है अगर आगे में उसका माइनस लगा हो, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक संख्या, यानी नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं, जिसके आगे माइनस लगा होता है। माइनस में सदैव माइनस लगा रहता है, माइनस वाले नंबर में। लेकिन प्लस में प्लस भी लग सकता है और न तो बिना ऐसे ही भी रह सकता है, बिना कुछ सिंबल के भी रह सकता है, तो वो प्लस ही रहता है। लेकिन माइनस में हमेशा माइनस लगा रहेगा, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए समझते हैं बात को अब आगे। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अब जो है ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या समझ में आ गया कि जिसमें प्लस वाले नंबर्स होंगे वो हो जाएगा धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर्स। जो माइनस वाले नंबर्स होंगे उसको बोलेंगे ऋणात्मक संख्या, यानी नेगेटिव्स नंबर। ध्यान दीजिएगा। अब जो है पूर्णांक होता क्या है? तो पूर्णांक जो है ये दोनों का सम्मिलित रूप है। अगर ये दोनों नंबर्स को मिला दें, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, तो क्या बन जाएगा? हमारा पूर्णांक बन जाएगा। और दोनों के बीच में क्या होता है? शून्य लगा होता है। तो समझिए इस बात को। सबसे पहले क्या हो जाएगा? 0 सबसे जो बीच में होगा, सेंटर में होगा। इसके आपको दाईं तरफ क्या होगा? सारे प्लस वाले नंबर होंगे। और इसके बाईं ओर क्या होगा? माइनस वाले नंबर होंगे। समझिएगा बात को। इसके राइट साइड में क्या होगा? पॉजिटिव नंबर्स। और लेफ्ट साइड में क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स। चलिए तो यहाँ पे अगर मान के चलिए 0 है, +1 लगा दिए, +2 कर दिए, +3, +4, +5, +6 ... इन्फिनाइट। चलिए अब ये तो प्लस के इधर नंबर्स हो गए। अब इधर हम माइनस के नंबर्स लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये हो जाएगा ... इन्फिनाइट। चलिए अब इस बात को हम समझते हैं। तो क्या यहाँ पे हम बोले कि जो पूर्णांक होगा वो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों का सम्मिलित रूप होता है, केवल उसमें बीच में शून्य लगा रहता है। अब शून्य से इधर जाइएगा आप तो प्लस के संख्या है, इधर जाइएगा तो माइनस का संख्या है। और ये सारा पद्धति को, इस पूरे समूह को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। तो समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए अगर इसको परिभाषित करेंगे तो किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। पूर्णांक लिखेंगे वैसी संख्या पद्धति जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का सम्मिलित
रूप को क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। वैसी संख्या पद्धति जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जिसमें शून्य सम्मिलित हो, जिसमें शून्य सम्मिलित हो। चलिए, समझ गए बात को? जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। बीच में शून्य रहेगा और आपके दाएं तरफ क्या रहेगा? पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक संख्या, और बाएं तरफ क्या रहेगा? ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर्स। तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा टोटल। अगर इस पूरे ग्रुप को, पूरे समूह को अगर हम ले लेते हैं तो बन जाएगा पूर्णांक। उदाहरण देते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ शून्य है, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 टू इन्फिनाइट। इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5। इधर भी डॉट 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 टू क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। तो क्या होगा? इस पूरे समूह को इधर भी इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, और इधर भी क्या होगा? अनंत तक जाएगा। तो इस पूरे सम्मिलित रूप को ही हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक समझ में आ गया? चलिए, अब आगे हम समझेंगे पूर्णांक के बाद हम परिमेय संख्या कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब जो है हम समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या जो होता है, सिंपल से समझिएगा एकदम, कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसे इस फॉर्मेट में लिखा जा सके, p/q के फॉर्मेट में, यानी ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, इस रूप में लिखा जा सके। और q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। बात को समझिएगा, जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाए और q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी यहाँ पे शून्य नहीं होना चाहिए। ऊपर हो सकता है लेकिन यहाँ नीचे में शून्य नहीं होना चाहिए। अगर नीचे हो गया तो क्या हो जाएगा? वो नंबर ही इन्फिनाइट हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं इस परिमेय संख्या को, फिर उदाहरण आपको देंगे हम। अब जो है परिमेय संख्या, चलिए तो परिमेय संख्या क्या होता है समझिएगा बात को। जिसे p/q के रूप में p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय
संख्या कहते हैं। चलिए इस बात को समझेंगे हम। उदाहरण लेते हैं। जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे मान लीजिए 4/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा गया है तो ये एक परिमेय संख्या हो गया। 6/8 ये भी एक परिमेय संख्या है। 1/2 ये भी एक परिमेय संख्या है। 3/4 ये भी एक परिमेय संख्या है जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा गया है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए कुछ और नया चीज़ आपको बताते हैं। चलिए 6 क्या ये एक परिमेय संख्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। कोई भी नंबर, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नंबर उसके आगे, पहले तो कि उसके आगे प्लस होता है, समझिएगा बात को। कोई भी नंबर अगर ऐसे ही लिखा है तो उसके आगे एक प्लस लगा रहता है, वो प्लस नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। दूसरा चीज़, वो सदैव 1 से गुना रहता है। सदैव क्या रहता है? 1 से गुना रहता है। दूसरा चीज़, सदैव वो 1 से भागा होता है, यानी उसके बटा में 1 रहता है। इतना चीज़ उसके साथ रहता है नंबर के साथ, लेकिन वो दिखता नहीं है। समय आने पे वो दिखता है। ठीक है, तो चलिए इस बात को समझेंगे हम। तो अब मान के चलिए 6 है तो इसके बटा में 1 है, तो ये भी तो हो गया पी वाई क्यू के रूप में। और क्यू नॉट इक्वल टू 0 तो ये भी तो परिमेय संख्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है 0, क्या ये परिमेय संख्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके नीचे भी तो 1 है। यहाँ पे बोला गया था कि 0 ना हो, क्यू के जगह पे, पी के जगह पे तो नहीं बोला गया था कि 0 ना हो। तो क्यू के जगह पे 0 नहीं हो सकता है, लेकिन पी के जगह पे तो 0 हो ही सकता है। तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है ना। तो जितने भी आप नंबर्स देख रहे हैं लगभग, वो परिमेय संख्या होता है, कुछ नंबर्स को छोड़ाकर। चलिए अब जो है कोई भी आप नंबर ले लीजिए, 15/13, 2/4, 5/6, कोई भी नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। ये सब जो नंबर है वो क्या है? परिमेय संख्या है। अब 0/8 भी आप ले सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है। केवल एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए 5, अब इसके नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, केवल नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी नंबर्स क्या होंगे? लगभग परिमेय संख्या होंगे। चलिए तो इसका उदाहरण हम दे देते हैं। क्या हो जाएगा? 2/3, 4/3, 1/2, 1/4, 6, 7, 2/1, 0, इसको भी दिखाई देते हैं, 0/1 इत्यादि इत्यादि। क्या हो जाएगा? ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो सभी क्या हैं? परिमेय संख्या है। चलिए तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो अपरिमेय संख्या क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा भी होगा और कुछ थोड़ा सा इसमें समझने की भी ज़रूरत है अपरिमेय संख्या को, कि कैसे इसको हम समझेंगे अपरिमेय संख्या को। तो ध्यान रखिएगा कि अपरिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, सॉरी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया तब तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। तो जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, एक तो ये भी हम देख सकते हैं कि इसका एक परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन ये सटीक परिभाषा नहीं होगा उसका अपरिमेय संख्या का। बस उसको पहचानने में हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं अपरिमेय संख्या को। उसको कहें कि हम एक सटीक हम परिभाषित उसको हम कर दें तो बढ़िया से हम नहीं कर सकते हैं। चलिए अब अपरिमेय संख्या को समझते हैं। तो अपरिमेय संख्या को तो हम पूर्ण रूप से परिभाषित तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको समझ सकते हैं। पहचानने का तरीका हम जान लेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या को हम बढ़िया से समझ लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले जो होता है कि रूट के अंदर जिसका पूर्ण वर्ग न निकले, रूट के अंदर जो होता है, जैसे नंबर मान के चलिए कि √3, √5,
11, ये सब क्या है नंबर जिसका पूर्ण वर्ग न हो, जिसका क्या हो, पूर्ण वर्ग न हो, उसे क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या कर सकते हैं। इसका जब हम पूर्ण वर्ग निकालने का कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगा, इसका कुछ ऐसा नंबर आएगा जो रिपीट मतलब चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है ना, पॉइंट के बाद। तो इसको इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और समझेंगे बात को। और ऐसा भी नंबर जैसे मान के चले कि 0.2442444, मतलब इस तरह का नंबर जो होगा, जो हमेशा क्या होगा, कुछ अलग ही रिजल्ट देगा। अभी इस तरह से है, कभी इस तरह से रहेगा, लेकिन रुकेगा भी नहीं, और ये जो है हमेशा बढ़ते चला जाएगा। इसको भी क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। समझिएगा बात को। तो इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। दूसरा रूप में हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जिसे पी वाई क्यू के रूप में न व्यक्त किया जा सके और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, इसे भी हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। तो इसको हम परिभाषित इस रूप से करेंगे और समझेंगे हम किस तरह से, इस तरह से समझेंगे कि जिसका पूर्ण वर्ग न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और ऐसा नंबर जिस पे न रैकरिंग हो न कुछ भी हो। एक और समझेंगे बात को, जैसे 1.2424, तो क्या है, ये सेम चीज नंबर का रिपीट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर है सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 242424। अगर इस पे हम रैकरिंग लगा देते हैं तो क्या हो सकता है, ये परिमेय संख्या में बदल सकता है। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि इस तरह के नंबर को क्या करते हैं, परिमेय संख्या में हम लोग बदल देते हैं। लेकिन इस तरह के नंबर को देखिए, 2 के बाद 44 है, फिर 2 के बाद 444 है, फिर यहाँ पे 4 को आ जाएगा 4, ठीक है ना, उस तरह से नंबर आ जाएगा तो ये नहीं बदलेगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ही रिजल्ट हमेशा देते रहेगा और अलग अलग देगा और रुकेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको परिभाषित करते हैं। वैसी संख्या, या लिख सकते हैं जो जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त न किया जा सके, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए इस बात को समझेंगे। यहाँ पे क्या है, जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त न किया जा सके और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण समझिएगा बात को। उदाहरण क्या हो जाएगा, √3, √5, √7, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण है जिसका पूर्ण वर्ग न हो। और देखिए नंबर 4.21, 211, 211, इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये चलता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं, हमेशा अलग अलग रिजल्ट देंगे, ठीक है ना, ये रुकेगा नहीं, अलग अलग रिजल्ट देगा, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और आप एक चीज़ और बोल सकते हैं कि जैसे मान के चले कि √3 है, ठीक है, √5 है, इसके नीचे भी तो एक होता है, लेकिन क्या इसको हम अगर पॉइंट में लाएं तो क्या इस तरह के नंबर कोई सिंपल नंबर आएगा, कोई पूर्णांक आएगा, नहीं आएगा। ये पॉइंट में इस तरह का नंबर दे देगा जो कि रुकेगा भी नहीं और चलता चला जाएगा, तो इसे हम इस रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। अभी तो देखने में लग रहा है किस तरह से हम व्यक्त कर देंगे, लेकिन रियल में इसको हम इस तरह से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए ही ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। एक चीज और आपको बता दें कि पाई आप लोग जानते होंगे, ये भी अगर संख्या पद्धति के अंदर इसको देखें तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, ये भी इसी तरह से पॉइंट में चलता चला जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इसका हम पॉइंट निकालते हैं तो कुछ इस तरह का नंबर रिजल्ट दे देता है जो कि रुकता ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम बोले थे कि इसको परिभाषित करना इस रूप में पूर्ण नहीं होगा, पूरा तरह से ये सही नहीं हो पाएगा कि हम जिसे पी वाई क्यू के रूप में मतलब व्यक्त ना कर सकें और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो जरूरी नहीं है कि इसी तरह का हो, इसमें इस
अति को क्या कहते हैं, इस बात को भी कहीं कहीं गलत साबित कर देगा अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा समझिएगा कि इस फॉर्मेट में इसको आप पहचानने का बस तरीका समझिए, ठीक है ना। इसको डिफाइन करने के चक्कर में मत रहिएगा अपरिमेय संख्या को, नहीं तो उसी में उलझ जाइएगा। तो इसको बस समझने का कोशिश कीजिएगा और पहचानने का कोशिश कीजिएगा कि अपरिमेय संख्या किस किस तरह का होता है, ठीक है ना। तो जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, वैसा नंबर जो हमेशा कुछ कुछ नया नया नंबर आते रहता है और नहीं रुकता है और चलता चला जाता है, उस तरह का नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। लेकिन हम इस तरह से परिभाषित कर दिए ताकि आप लोग हल्का फुल्का इस परिभाषा से भी समझ सके, मतलब इतना समझ सके कि जो अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या का उल्टा होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, वास्तविक संख्या को हम समझेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं अब हम। चलिए अब जो है वास्तविक संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही बोलते हैं वास्तविक संख्या हम बोलते हैं, जिसे रियल नंबर भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जितने भी नंबर्स हैं परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में, अगर हम सभी को मिला दें तो क्या बन जाएगा, वो वास्तविक संख्या बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, वास्तविक संख्या को समझेंगे हम। वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जिसमें वैसी संख्या पद्धति जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सम्मिलित हो, उसे वास्तविक संख्या बोलते हैं। चलिए उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या पद्धति जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सम्मिलित हो, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, वो सभी संख्या होते हैं, ठीक है ना, खाली काल्पनिक संख्या को छोड़कर। काल्पनिक संख्या जो होता है, जो हमारे कल्पना में ही केवल हो सकता है, ठीक है ना। तो वो जो है आपको आगे के क्लास में पढ़ना है, उसको अभी नहीं देखे, 10th तक आपको वास्तविक संख्या तक पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या आप जितने भी नंबर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो सभी क्या होते हैं, वास्तविक संख्या ही होते हैं। तो चलिए अब जो है इसका कुछ उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, आप यहां से शुरू कर लीजिए। परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण ले लीजिए, 2/4, 3/6 और क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद क्या हो जाएगा √3, √5, कुछ पॉइंट्स वाले नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। ये दोनों तरह के नंबर को जब हम मिला देते हैं तब बन जाता है मेरा क्या, वास्तविक संख्या बन जाता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिएगा। अब जो है, अब आप लोगों को हम समझाएंगे, क्या समझाएंगे, सम संख्या समझाएंगे, विषम संख्या समझाएंगे, भाज्य समझाएंगे, अभाज्य समझाएंगे। उसके बाद ये संख्या पद्धति पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है, इसको हम बात को समझेंगे, ठीक है ना। तो समझिएगा कि जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे बोलेंगे सम संख्या, ठीक है ना। और जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे बोलेंगे विषम संख्या। जैसे मान के चलिए कि आप 4 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको 2 से विभाजित कीजिए, एक बार में कट गया। इसे 4 को आप 2 से विभाजित कीजिए, 2 दूना 4, ये पूर्ण रूप से कट जा रहा है। 16 ले लीजिए, 2 8 16 कट गया। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे क्या बोलेंगे, हम सम संख्या बोलेंगे। जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे बोलेंगे विषम संख्या। चलिए अब इसको लिखते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे हम।
समझिएगा बात को। चलिए सम संख्या को समझेंगे, बात को समझिएगा। सम संख्या जो होता है जिसे हम 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अभी हम बताएं, जैसे मान के चलिए 20, इसे 2 से विभाजित कीजिए, 2 एक कम 2, कट गया, 0 है तो 0 लग जाएगा, ये भी हो जाएगा। मान के चलिए कि आप 18 ले लेते हैं तो 2 नमा 18 हो जाएगा। चलिए आप 26 ले लेते हैं, देखिए 2 एक कम 2, 6, 2 तिया 6, पूर्ण रूप से कट गया। तो जितने भी नंबर हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा उसे सम संख्या कहेंगे, और जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है ना, उदाहरण देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि इत्यादि। चलिए सम संख्या को समझने का एक और तरीका है, बात को बढ़िया से समझिएगा। मान के चलिए कि आप कैसे समझेंगे, जब बड़ा बड़ा नंबर रहेगा जैसे 4, 3, 2, 6, 2, 4, 8, 9, इस तरह का बड़ा बड़ा नंबर रहेगा, तो आप कैसे समझिएगा कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है। अब हम सबको तो भाग लगा लगा कर बारी बारी से हम देखेंगे नहीं, उतना समय तो किसी के पास रहता नहीं है। तो चलिए पहचानने का सबसे सटीक तरीका है, जिस संख्या के लास्ट में यानी इकाई संख्या इसको बोलते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक मान के चलिए क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इसके बीच में कोई नंबर हो, अगर इसके बीच में कोई अंक हो, इकाई अंक, कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर इसके बीच में हो, ये सब कोई भी, तो समझिए कि वो सम संख्या। कोई भी नंबर आप ले लीजिए और उसको देख लीजिए, भाग करके देख लीजिएगा कॉपी में, वो सम संख्या ही निकलेगा। इसके अलावा अगर कोई नंबर हो अगर इकाई अंक पे, तो समझिए कि वो क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, बस इतना सा समझने का तरीका है। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो समझ जाइए कि वो सम संख्या है। अगर इसके अलावा कोई नंबर आए इकाई अंक पे, तो समझिए कि वो विषम है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब अगर संख्या रहे तो समझिए वो क्या है, वो विषम संख्या है। ठीक है, चलिए अब जो है विषम संख्या को समझेंगे। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या तो आपको बता दिए, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए इसको परिभाषित करते हैं। उसे वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण देखिए, 1, 3,
5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। ये सभी क्या हो जाएंगे? विषम संख्या हो जाएंगे, जो कि ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। इसमें शेषफल बच ही जाएगा, ठीक है ना। जिसमें शेषफल क्या होगा? 1 बच जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 9 है, इसको भी भागा दीजिए 2 से, 2 चौका या 8, 1 शेषफल बच जाएगा। तो ऐसी संख्या भी आप कर सकते हैं जिसे 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? शेषफल 1 बच जाए, उसको भी क्या कर सकते हैं? आप विषम संख्या कर सकते हैं। चलिए, आप सम संख्या समझ गए, विषम संख्या समझ गए। अब आपको बताते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। इस बात को बढ़िया से आप समझिएगा। चलिए देखते हैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं अब इसको। चलिए, भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या तो समझिएगा, एकदम बढ़िया से समझिएगा भाज्य संख्या को। भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 1 से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। समझिएगा, जैसे मान के चलिए कि कोई नंबर हम ले लेते हैं 4, ये नंबर है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? इसको 1 से विभाजित कर सकते हैं, 4 बार में कट जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं? 4 को इसके स्वयं से विभाजित कर सकते हैं, यानी 4 से विभाजित करते हैं 1 बार में, 1 कट जाएगा। और 2 के अलावा किसी और नंबर से अगर विभाजित हो रहा है तब ये भाज्य होगा, और नहीं हो रहा है तो ये अभाज्य हो जाएगा। तो ये 2 से तो विभाजित हो रहा है, चलिए इस 2 से भी विभाजित हो रहा है, यानी 2 दूना 4, तो ये क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो 1 से और स्वयं से केवल विभाजित हो, इसके अलावा और कोई नंबर से वो विभाजित नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसका परिभाषित इसको करते हैं बढ़िया से। वैसी संख्या जो 1 से स्वयं से और वैसी संख्या जो 1 से, स्वयं से और अन्य संख्याओं से विभाजित हो। विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए समझिएगा, वैसी संख्या जो 1 से, स्वयं से और अन्य संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण, मान के चलिए 4, न 1 होगा, न 2 होगा, न 3 होगा, बताएंगे आगे क्यों नहीं होगा। 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा इत्यादि। देखिए 6 को ले लीजिए, 6 को आप 1 से विभाजित कर सकते हैं, 6 को आप स्वयं से विभाजित कर सकते हैं 6 से 1 बार में, 6 को आप क्या कर सकते हैं? 2 से विभाजित कर सकते हैं, 6 को आप क्या कर सकते हैं? 3 से विभाजित कर सकते हैं। तो क्या हुआ? 1 से, स्वयं से और अन्य संख्या से भी ये विभाजित हो रहा है। जैसे 2 और 3 से भी ये संख्या विभाजित हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। अगर केवल 1 से और स्वयं से जो संख्या विभाजित हो उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अब अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या क्या होगा? वैसी संख्या जो केवल वैसी संख्या
जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, वैसी संख्या जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। देखिए, ये सभी नंबर जो हैं केवल एक से और स्वयं से ही विभाजित हो रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, एक जो है एक से होगा और स्वयं से होगा, 2 जो है इसको भी एक से कर सकते हैं और 2 से कर सकते हैं, ठीक है। और कोई नंबर है जिसे इससे विभाजित कर सकते हैं? नहीं। 3 को भी देखिए एक से कर सकते हैं और 3 से कर सकते हैं। 5 को भी एक से विभाजित कर सकते हैं और 5 से कर सकते हैं। और कोई नंबर है जो ये सब नंबर से विभाजित होगा? नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। यानी ये विभाजित नहीं होता है, एक से होता है और स्वयं से होता है, इसके अलावा और कोई नंबर से विभाजित नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो आप लोगों को अब संख्या पद्धति का सभी चीज़ आप लोगों को बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक बता दिए हैं आप लोगों को, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या बता दिए हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये जितने भी संख्या पद्धति के जितने भी चीज़ आप लोगों को समझने का चीज़ था वो सभी चीज़ आप लोगों को हम इस वीडियो में बता चुके हैं। अब आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, तो आप लोग को पूरे टेंथ में कभी दिक्कत नहीं होगा संख्या पद्धति को लेकर। पूरे बढ़िया से समझिएगा कि ये नंबर क्या होता है, वो नंबर क्या होता है। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। चलिए, धन्यवाद।